ठीक है, नीचे वाला बटन ओपनिंग बार। अरे विद्यार्थियों, जैसे हम 9th और 10th के टॉपिक पढ़ रहे थे करेक्ट ऑफ द वर्ब, उनके अलावा करेक्ट ऑफ द वर्ब के अंतर्गत कंडीशन सेंटेंस से जाते हैं। कल हमने चर्चा की थी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। ओपन कंडीशन बताया था, इसका दूसरा नाम है फॉरवर्ड कंडीशन। देखिए ओपन कंडीशन की जो बेसिक फॉर्म है उस पर हमने चर्चा की। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आएगा आपका इफ के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में 3 कंडीशंस होती हैं। प्रेजेंट टेंस है या वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का उपयोग मिलेगा। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल जो क्लोज होती है, मेन जो क्लोज होती है, उसमें विल, शैल, कैन और मे का उपयोग होता है। प्राय आपसे एग्जाम में विल और शैल के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैन और मे का प्रयोग जब आप मॉडल पढ़ते हैं तो मॉडल में विल, शैल, कैन, मे आदि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वही कंडीशंस इसके अंतर्गत होती है। सेंटेंस को पहचानने के बाद ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शंस देखने के बाद में आप लोग इस प्रकार से सहायक क्रिया का प्रयोग करोगे। ये होगी आपकी ओपन कंडीशन या प्रोविड कंडीशन। जैसा कि आपको हमने इसकी कल हिंदी बताई थी, यह खुली शर्त है। खुली शर्त वाले हैं, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो उदाहरण से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसकी बेसिक फॉर्म में आप लोग कर लीजिएगा। ये इसकी बेसिक फॉर्म है, यानी कि मूल फॉर्म तो इसकी यही है। फुल फॉर्म तो इसकी है, हालांकि में इन्वर्जन हो जाते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्म की बात करें तो बेसिक फॉर्म इसकी यही होगी। इफ के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस एस। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म कब आएगी तो कर्ता आपका बहुवचन का होता है, उसके समय क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता आपका सिंगुलर एक वचन का होता है तो क्रिया में एस एस का प्रयोग। एस एस के प्रयोग आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे। यदि हमारे क्रिया के रूप में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और डबल जेड हो तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, बशर्ते हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ये शब्द के अंत में ये होंगे हमारे हम ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ये शब्द नहीं होते हैं तो केवल एस का नाम। आगे पढ़ेंगे हम इसको। अब जो दूसरी कंडीशन है इमेजिनरी कंडीशन जिसे हम कहते हैं, ये दूसरी कंडीशन उसका मतलब है अनरियल पास्ट। इसका दूसरा नाम है इमेजिनरी कंडीशन भी कह सकते हैं, यानी कि काल्पनिक है। ये कभी कल्पना से जुड़े हुए हैं। ये कभी जो कल्पना कभी पूरी होगी, जो शर्त कभी पूरी होगी। इसमें इफ मिलेगा, इफ के बाद में या तो क्रिया की सेकंड फॉर्म मिलेगी या आपको वर्ब मिलेगा, और इधर विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट शुड, कैन का कुड और मे का माइट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारी अनरियल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। तीसरी कंडीशन को चर्चा करते हैं, इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन है यानी कि जो भूतकाल में घटित हो गई हो और जिसकी पुनः होने की संभावना नहीं रहती है, उसे कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। यानी हम पहला हो गया आपका ओपन कंडीशन वाला, ओपन कंडीशन वाला, या प्रोविल कंडीशन हो गई, प्रोविल कंडीशन हो गई। इसके बाद में हमने बी में पढ़ लिया अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट या इमेजिनरी कंडीशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं तीसरी अनफुलफिल्ड कंडीशन।
कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा रूप है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन है जो कभी पूरी होती ही नहीं है। यदि जैसे आप मुझे समारोह में बुलाते तो मैं निश्चित रूप से आता, यदि आप कठिन परिश्रम करते तो पास होते। इसका मतलब आपने वो काम किया ही नहीं, तो किया ही नहीं पूरा कैसे होगा? वो अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसकी जो बेसिक फॉर्म है उस पर हम चर्चा करें। तो बेसिक फॉर्म जैसे हम लोगों ने ओपन कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन की बेसिक फॉर्म देखी, अनरियल पास्ट और इमेजिनरी कंडीशन की हमने बेसिक फॉर्म देखी। हम अनफुलफिल्ड कंडीशन के बेसिक फॉर्म पे हम बात करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ है, इफ के बाद में यदि सब्जेक्ट दे रखा हो और सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, कहने का तात्पर्य पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा हो, उस कंडीशन में इधर आप वुड हैव का प्रयोग करेंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे, कुड हैव का प्रयोग करेंगे, माइट हैव का प्रयोग करेंगे, और ये इनके साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। देखिएगा ये आपकी नंबर ए बी सी यानी तीसरे रूप है। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन के बेसिक फॉर्म है। सब्जेक्ट इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हेड कर दिया थर्ड फॉर्म। अगला जो आपका मेन क्लोज होगा वो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आदि का प्रयोग होता है और इनके साथ में क्रिया का प्रयोग प्राय बेसिक फॉर्म के अंतर्गत आपको वुड हैव का प्रयोग मिलेगा। हालांकि ये कंडीशंस हैं, ये डीप है, परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल वुड हैव तक पूछेगा और इसके साथ में क्रिया का। अब देखिएगा हमने तीन चीजों पे बातें की, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, अनरियल पास्ट या इमेजिनरी कंडीशन वाला और अनफुलफिल्ड कंडीशन। हमने तीनों की बेसिक फॉर्म के बारे में बातें की। इन तीनों की बेसिक फॉर्म क्या होती है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम और इसको आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा हम आपको उदाहरण देकर के बता रहे हैं। जैसे माना कि हम पहले कंडीशन वाला सेंटेंस चर्चा करते हैं, उसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें देखिएगा जैसे दे दिया इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल pass in the exams. देखो सेम वही कंडीशन में आपको बताई थी, ये ओपन कंडीशन बताया था मैंने। इफ होना चाहिए, इफ के बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, उसमें एस मिल सकता है, ईएस मिल सकता है। अगला जो सेंटेंस होगा उसमें हम विल सेल का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। अब देखो आप लोग सेंटेंस पढ़ करके देखिएगा, पहले हमारी कंडीशन सेंटेंस की पहली शब्द पूरी होती है, थोड़ा नहीं होती है। तो देखिएगा इफ आपका मिल गया, ये क्या करा, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में से इसका प्रयोग। ये कर्ता पे डिपेंड करता है कि हमारा कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है, उस कंडीशन में ऐसे इसका प्रयोग। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जाम्स। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास होगे। हालांकि है प्रेजेंट का, लेकिन फ्यूचर टाइम को बता रहा है। इफ यू वर्क हार्ड यदि तुम परिश्रम करते हैं, इसका है इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, खुली शर्त है, तो
पास इन द एग्जामिनेशन, तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। तो बात वही है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पास होंगे। अब सेंटेंस इस प्रकार से पढ़ के देखें, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, यदि आप करोगे तो यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसका मतलब आपके सामने सब चीज कंडीशन ओपन है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, पढ़ोगे ही तो ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ये हमारी पहली कंडीशन है, इसको ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद यदि हम इसके इन्वर्जन के बारे में बात करें, वो चीज भी हमने देख ली थी। उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम लास्ट वाले सेंटेंस को लाएंगे कि यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी क्या, पीछे वाले सेंटेंस को यहाँ पर ले आए, ये आपकी हो गई मेन क्लोज। ये क्या हो गया भैया, ये आ गई मेन क्लोज। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लोज। और इसका तीसरा नाम क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। इसको इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जाना जाता है। आप सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको इनके बारे में जानकारी जरूर रखनी पड़ेगी। 12th कक्षा में टॉपिक दिया सिंथेसिस, उसके अंतर्गत यदि आप सिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हम अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम इफ क्लॉज। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इफ क्लॉज। या इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसका और दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए हमारा कहने का तात्पर्य, अगर इधर हम देखें तो ये हमारी इफ क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, उधर हमारी मेन क्लॉज है। कहने का तात्पर्य इस सेंटेंस का इन्वर्जन भी कर सकते हैं, इन्हें हम आगे पीछे भी ला सकते हैं। परीक्षाओं में आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकता है, आपसे सेंटेंस को दे सकता है, आपको इस प्रकार से क्रिया दे देगा, यहाँ से आपको क्रिया दे देगा, इस प्रकार से ये दे दीजिएगा आपको, माना कि इसमें उचित क्रिया का प्रयोग करके आपको दे दिया पास। क्या दे दिया, पास। और आपसे कह दिया जाए कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उस कंडीशन में देखिएगा आपको कोई नियम याद रखने हैं। इफ दिया हुआ है और इफ के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में सीधी सी बात, अगला सेंटेंस होगा वो होगा आपका विल या सेंट के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। हो सकता है कि आप इस प्रकार से सेंटेंस पुनः दे दिए जाए और यहाँ आपका दे दिया जाए, ये दे दिया जाएगा आपको से उचित क्रिया का प्रयोग करें, ये दे दिया आपको। उसमें भी देखिएगा आपका, ये आपका मेन क्लोज है, विल है, विल के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, हमें दिमाग में वही रखना है कि विल के बाद एक अल्लाह के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और इधर हमारा सेंटेंस है इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ओके, हैव यू गॉट इट? लेट्स स्टार्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है उसके मैंने आपको नाम बताए थे, उसको अनरियल पास्ट या इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। उसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं,
जैसा मैंने आपको चर्चा की थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इफ होगा, इफ के बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी या वर होगा, अगला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड या शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं और वुड और शुड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बेसिक फॉर्म है, इसमें वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो थोड़ा डीप है। ये बेसिक फॉर्म तो यही है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, उससे आपके सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। और पहले मैंने आपको जो बताया था उसकी बेसिक फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी और आपके सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम एक उदाहरण में चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे कि माना मैंने सेंटेंस दे दिया, इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड तो ही would pass in the examination, in the examination। तो देखिएगा इफ आ गया, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ गया, ये क्या दिए भैया, क्रिया की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखिए इफ है, क्या दे दिया है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। अगला सेंटेंस में क्या होगा, वुड, ये आपका वुड प्रकार से है, क्रिया कौन सी फॉर्म में आएगी, परीक्षा में आगे पीछे करके कैसे बना सकते हैं। अब देखिएगा इसमें एक उदाहरण हम देखते हैं, वर्बल देखते हैं, जैसे इफ ही वर ए वर्ड, इफ ही वर ए वर्ड ही would fly in the sky। देखो ये एक कंडीशनल सेंटेंस अनरियल पास्ट वाला है, उसमें यही है कि कर्ता के देखिए वचन कर्ता के साथ में भी वर्ग का ऐसा और कहीं नहीं होता, इसी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं ये। देखिए इफ ही वाले वर्ड यदि वह पक्षी होता तो he would fly in the sky, आसमान में। ऐसे वाले सेंटेंस होंगे, हम लोग इस सेंटेंस को आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं। इस सेंटेंस का इन्वर्जन भी होता है, वो होता भैया वर से, वर ही ए वर्ड, वर ही ए वर्ड, he would fly in the sky। अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थ वही होगा। इफ वाले जो सेंटेंस से हो रहा है वह से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अर्थ इसका वही रहता है। ये है आपकी अनरियल पास्ट या इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस। अब तीसरे उस पर और चर्चा कर लेते हैं, फिर इसमें और क्या क्या मूलभूत परिवर्तन होते हैं उन पर विशेष चर्चा करेंगे। अब देखिएगा तीसरा है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो तीसरी कंडीशनल सेंटेंस है। उसमें आपको हमने बताया यदि सेंटेंस इफ से जुड़ रहा है, इफ के बाद में यदि सब्जेक्ट दे रखा है और सब्जेक्ट के बाद में आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव या वुड हैव, शुड हैव आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं और इनके साथ में भी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। देखिए हम यहाँ पर एन एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, देखिएगा इफ he had, if he had worked hard, if he had worked hard, he would have passed in the exam।
एग्जामिनेशन EXAMINA। देखिए एक शब्द है आपका PAST पास्ट, एक है PAST। दोनों के यदि प्रोनाउंसिएशन करें तो इनका उच्चारण तय होता है पास्ट। तय बोलेगा पास्ट, ईडी लगने पर उच्चारण तय होता है पास्ट बोलेंगे, पास्ट नहीं होता। इटालिक स्ट्रेस लैंग्वेज पास्ट ही होता है, पास्ट कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है। PAST पास्ट, पास्ट गलत है, केवल ये होता है पास्ट। If he had worked hard, he would have passed the examination। यह आपकी तीसरी कंडीशन है। इस सेंटेंस के भी आप चाहो तो इन्वर्जन कर सकते हैं। इसका इन्वर्जन हेड से ऐसे होगा, had he worked hard, had he worked hard, he would have passed in the examination। इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके ओपन कंडीशन हो गई, इमेजिनरी अनरियल पास्ट हो गया, ये आपकी अनफुलफिल्ड कंडीशन हो गई। ये तीन प्रकार के आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं। प्रत्येक उदाहरण आपको बता दिए हैं, किस जगह इसका इन्वर्जन होता है उसके बारे में बता दिया है। अब हम इनमें पढ़ेंगे जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस और पढ़ेंगे कि जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस कौन से होते हैं। देखिएगा, हम जो पहला पढ़ रहे थे ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन के अंतर्गत हम एक जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस ही पढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि या जब इफ क्लोज प्रेजेंट में है, कहने का तात्पर्य प्रेजेंट टेंस है। यदि इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में है एवं मेन क्लोज भी प्रेजेंट टेंस में हो तो ऐसे वाक्य स्वतः ही कार्य के होने को व्यक्त करते। फोकस कीजिएगा, ऐसे वाक्य स्वतः ही कार्य के होने को व्यक्त। इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में है एवं मेन क्लोज भी प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में हो तो ऐसे वाक्य स्वतः ही कार्य के होने को व्यक्त करते हैं। जैसे if I reverse my car, यदि मैं मेरी कार को पीछे लेता हूं, it makes sense, शोर करती है। सीधी सी बात है, कार को आगे पीछे लोगे तो आवाज तो करती ही है, और कार तो आवाज करती ही है, और आप आगे पीछे ले रहे हो तो अपनी प्रतिक्रिया तो स्वतः ही होगी। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। If I reverse my car, यदि मैं मेरी कार पीछे लेता हूं, ये देखिए हैबिचुअल एक्शन देखिएगा, इसमें ऑटोमेटिक एक्शंस या हैबिचुअल एक्शंस के आपने जैसे if you heat ice, it turns into water। यदि आप बर्फ को हीट दोगे, उष्मा देगा, सीधी सी बात है पानी में परिवर्तित होगी। If you heat the ice, it turns into water। If there is anybody at the door, यदि दरवाजे पर कोई है, the door pass, तब होता है। If you boil water, यदि आप पानी को boil करते हो, उबालते हो, it turns to gas, भापन होता है।
सीधी सी बात है, जीरो कंडीशन है। ये जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस स्वतः ही होते हैं, वाचक के लिए ऐसे वाक्य स्वतः ही कार्य के होने को व्यक्त करते हैं। उसमें ऑटोमेटिक चीज होती है या हैबिचुअल एक्शन आता है। ऑटोमेटिक या हैबिचुअल एक्शन से मतलब ये हमारी जीरो कंडीशन वाली है। इसमें और भी पास्ट टेंस में जीरो कंडीशंस पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे, टॉपिक बिल्कुल क्लियर करेंगे कैसा इसे बाइक बना जाए आपका एक